व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ एमसीक्यू सीरीज में। आज हम करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में 51 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप एक पेन पेपर लेके बैठें और जैसे जैसे इधर क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, है ना, आप उधर उधर आंसर टिक करते जाइए। 51 क्वेश्चन होंगे, 51 इंटू 0.77 मार्क्स, तो टोटल आपके होंगे 39.27 मार्क्स, है ना। और टारगेट है हमारा 35.34 प्लस अचीव करने का, है ना। 90% क्वेश्चन सही करने हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल सही बात है। Potential at a point is work done per unit charge in bringing a charge from any point to infinity। ये तो उल्टा बोल दिया इसने, ये तो इन्फिनिटी से एनी पॉइंट तक होता। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये तो गलत बात है। पोटेंशियल इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क, पोटेंशियल इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज इनटू नहीं, पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज इनटू वर्क तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जूल पर कूलॉम, ये हमको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज q इज w, देन पोटेंशियल एट द पॉइंट इज, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए पॉइंट एट x फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे x डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आते हैं, इसका वर्क होता है w। आगे पूछा है द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो यही होगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या होता है, फ्रॉम इन्फिनिटी से पॉइंट p तक लेके आना, यही तो पढ़ा था हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा w, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द z डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट। जब फील्ड ऐसे आ रही है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में आ रही है, तो कौन सी पूछा है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ पे होगा, फॉर एनी एक्स फॉर अ गिवन z की वैल्यू फिक्स कर दी, z की वैल्यू हमने फिक्स कर दी 0। अब x की वैल्यू कुछ भी डाले, ये तो पोटेंशियल तो इस प्लेन में कांस्टेंट ही है ना, x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी डाल दो, z की वैल्यू जो हमने कर दी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉर एनी y फॉर गिवन, तो ये y भी तो सही है, y भी कुछ भी डाल दो यहाँ पे, z तो कांस्टेंट है ना, फॉर अ गिवन z लिखा हुआ है ऑप्शन में, है ना, तो बी भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब x भी वेरिएबल आ सकता है, y भी वेरिएबल आ, तो एक्स वाई प्लेन भी तो आ सकता है ना, तो ऑप्शन सी भी आ जाएगा। और ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही आंसर हो गए तो ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब आगे ऑप्शन दे रखे हैं, are closer in regions of large electric field compared to the regions of lower electric field। तो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, जब जैसे ये चार्ज है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी इस वाले रीजन में,
तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होगी पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना। और ऐसे ही कह रहा है कि जब लोअर होती जाती है तो इसकी कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एजेस ऑफ ए कंडक्टर। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने वीडियो डिस्कस की थी वन शॉट वाली के, जब यहाँ पे जो शार्प एजेस होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। तो बी ऑप्शन भी राइट हो गया इसमें। ऑप्शन सी है, विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड। ये तो गलत बात है, इक्वली स्पेस्ड कहाँ है यहाँ पे, यहाँ तो कैसी भी आ रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है, इक्वली स्पेस्ड थोड़ी है। ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, और डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल, है ना, कांस्टेंट पोटेंशियल अभी हमने केस देखा था जब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हमने देखा था यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो इस प्लेन में कांस्टेंट थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में यूनिफॉर्म थोड़ी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसे ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर वाला केस लेते हैं, इस पे चार्ज होता है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पर पोटेंशियल जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाली बात तो सही हो गई, पोटेंशियल कांस्टेंट है। द रीजन देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, अभी इसमें चार्ज नहीं है फिर भी कांस्टेंट है, तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। किस किस के यहाँ तक सारे क्वेश्चन सही है, किस किस के सारे क्वेश्चन सही है अभी तक के, जल्दी से कमेंट में लिखो। बहुत बढ़िया, सारे सही वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A test charge is moved from lower potential point to higher potential point. The potential energy of test charge will remain the same, increase, decrease और become zero. तो lower potential energy से higher potential पे लेके गया है, तो lower से higher, तो इसकी potential energy क्या होगी ये बताना है हमको। तो lower potential यानी एक मान लेते हैं, यहाँ से एक चार्ज है, ये VA है और ये VB है, ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा B, इसका आंसर हो जाएगा B, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज, टॉर्क ऑन द डाइपोल तो P क्रॉस E, डाइपोल पे टॉर्क, फोर्स लग रहा है इधर, है ना, फोर्स लग रहा है इधर और QE का लग रहा है, और ये इस पॉइंट के अबाउट 2QE का लगेगा, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी A साइन थीटा, और तो 2AQE साइन थीटा, है ना। तो ये साइन थीटा तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, है ना। और अच्छा, फर्स्ट में टॉर्क पूछा है तो साइन थीटा,
सही है फर्स्ट ऑप्शन, पर फर्स्ट पार्ट जो है वो सही है ना, फर्स्ट पार्ट इज राइट। ठीक है, सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो होती है माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड पार्ट जो है ये गलत हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स इधर भी क्यू ई लगता है और इधर भी क्यू ई लगता है, तो थर्ड वाला जो पार्ट हो गया है वो हो गया बिल्कुल राइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड आर राइट? नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, ये वाला कितनों को समझ में आ गया? इसमें थोड़ा ट्रिक था, इसमें ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दे दिए थे। चलो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इफ अ कंडक्टर हैज अ पोटेंशियल V इज नॉट इक्वल टू 0 and there are no charges anywhere else outside, मतलब anywhere कहीं पे भी नहीं हो सकते सिवाय आउटसाइड के, मतलब आउटसाइड में ही हो सकता है चार्ज, इनसाइड में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया है ना। सेकेंड ऑप्शन है देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज, तो ये ऑप्शन भी सही है वैसे तो, इंग्लिश का तो सही है। देयर मस्ट बी चार्जेस ओनली ऑन द सरफेस, मस्ट लगा दिया इसने। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो इसको आप बोनस मार्क कर लो, है ना, बोनस। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। चलो अगला 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये तो सही बात है कि कोई भी कंडक्टर की जो आउटर सरफेस होती है, मतलब जो सरफेस होती है बाहर की, वो इक्विपोटेंशियल होती है, तो ये तो सही बात है। इसने पूछा है फॉल्स कौन सा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ही होती है सरफेस के, तो बी पॉइंट भी सही है। द चार्ज कैरिड बाय अ कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। द चार्ज कैरिड बाय द कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली, तो ये भी सही बात है। जब भी हम चार्ज, अगर ये कंडक्टर है, अगर ऐसा है, अगर यहाँ पे चार्ज डालेंगे तो ये इक्वली पूरे उस पर सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, तो ये भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि डी गलत है, मतलब कोई भी इसमें से सही नहीं है, मतलब जो फॉल्स पूछा है वो हमारा ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है, सारे सही है। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर ए मेटल इज, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर ए मेटल, मेटल यानी कंडक्टर, कंडक्टर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो होता है इनफाइनाइट, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 12th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th, when air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by distance। दो चार्ज है, ये डिस्टेंस किससे सेपरेटेड है? बाय अ डिस्टेंस दी भी नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं डी, Q और Q। इसका फोर्स होता है, ये क्वेश्चन नंबर है 12, इसका फोर्स होता है K Q Q अपॉन डी स्क्वायर, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख दिया, तो चार्ज जो है डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे इसकी परमिटिविटी भी मल्टीप्लाई होगी। एफ डैश जो आएगा वो होगा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डी स्क्वायर, तो यहाँ पे K टाइम से डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। एरिया ऑफ प्लेट इज डिक्रीज, इसको अगर कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस तो कम हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर तो हो गया हमारा रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज इंक्रीज, इसको इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी हो गया हमारा गलत। एरिया ऑफ प्लेट इज इंक्रीज, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो ये कैपेसिटेंस भी हो जाएगा इंक्रीज। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस, तो अगर इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यही है सिर्फ राइट आंसर। चलिए 14th करते हैं। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V। पैरेलल प्लेट एयर, तो ये कर दिया V तक चार्ज। अब क्या कह रहा है, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज ड्यूरिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल। मतलब इस पे कोई हैंडल लगा दिया इंसुलेटेड, यानी चार्ज जो इस पे QV है ना, चार्ज इस पे कितना, चार्ज इस पे है CV, Q इज इक्वल टू CV इस पे है, और Q इज इक्वल टू माइनस CV इस वाली प्लेट पे। अब C इसका कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस कम होगा, तो इसका जो चार्ज होगा, इसको वोल्टेज बराबर है ना, तो इस ये कम होगा, तो इसको चार्ज को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोला मैं, अगर ये इंक्रीज होगा है ना, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल को बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें यही पूछा, एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ऑप्शन दिए हुए इंक्रीजेड, डिक्रीजेड, डू नॉट चेंज और बिकम जीरो, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ेगा तभी ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 14th का आंसर हो जाएगा ए। 15th क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन पैरेलल। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, चलो इसको रब करते हैं एक बार। आप पढ़िए जितने क्वेश्चन पढ़िए आप। 15th, two identical capacitors are joined in parallel, charged to potential difference V। इसको हमने V से चार्ज कर दिया, and then connected in series। अभी इसका पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्मिनस, नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव वन अदर। इसने बताया कि सीरीज का मतलब क्या है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमको बताना है ट्रू क्या है। तो द एनर्जी, द चार्जेस ऑफ ऑन द फ्री प्लेटेड कनेक्टेड टुगेदर आर डिस्ट्रॉयड। ये दोनों चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। चलिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम इंक्रीजेज। एक सेकेंड, यहाँ पे बैटरी तो लगा ही नहीं। तो ये कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम इंक्रीजेज, तो इसका कैपेसिटेंस होगा 2C, तो हाफ 2C V स्क्वायर, ये होगी एनर्जी। अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? C, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी C/2 इंटू हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। तो ये तो कम हो गई, तो ये तो कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेस, तो ये गलत बात है। द
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स इज 2v. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज 2v और द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये तो डी वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया. वैसे ऑप्शन सी हो गया, फिर भी हम चेक कर लेते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स इज 2v. ये v है तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा cv, इस पे हो जाएगा माइनस नहीं, एक सेकेंड, इसका टोटल हो जाएगा cv/2, है ना. तो इस पे हो जाएगा cv/2, इस पे हो जाएगा cv/2, इस पे हो जाएगा cv/2, cv/2. अब पोटेंशियल देखना है यहाँ पे, है ना. तो इसको x मान लेते हैं. तो x ये 0 है ना, इसको 0 मान लिया तो यहाँ पे भी 0. x माइनस 0 इंटू सी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू क्यू. क्यू कितना है, cv/2. तो c से c गया, x आ जाएगा v/2. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2v. तो ये भी गलत हो गया. इसको काट के v/2 कर लो, v/2 है ना. इसको काट के v/2 कर लो, ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. एक सेकंड में इसमें एडिट कर देता हूँ, आपकी वाली में सही आएगा. ठीक है, मेरे इसमें 2v लिखा हुआ है. चलिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं. अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स, है ना. इसमें कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक पहले ही फंसा दिया है. एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स. डीसी सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट किया है. उसके बाद कहता है द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड. क्या कर रहा है, बहुत कुछ कर दिया इसने. चलो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट. ये कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फंसा हुआ है कुछ, है ना. एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स. डीसी सोर्स V का मान लेते हैं. द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड. डिसकनेक्ट कर दी, इस पे चार्ज हो जाएगा CV माइनस CV प्लस CV. अब डिसकनेक्ट कर दिया, ठीक है. इसका ये होता है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D. अब आगे क्या कह रहा है, यानी K एप्सिलॉन नॉट. अब C डैश जो है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D. K हटाया तो C कम होगा. द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. ये तो गलत हो गया. एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज. एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज. एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज हाफ. इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V/K. तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A/D. ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा, KV हो जाएगा. एप्सिलॉन नॉट A और V K का होल स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर. तो ये तो बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे आ रहा था हाफ C यहाँ पे क्या है, K एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V स्क्वायर. तो ये तो K स्क्वायर टाइम्स हो गया ना. तो ये यहाँ पे तो बढ़ गया है. तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सही बात कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज हो जाएगी. क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू हो गया है, Q तो सेम है ना. अब पोटेंशियल बढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ना भी तो जरूरी है ना. इस मेथड से देखेंगे कि पोटेंशियल बढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा. वोल्टेज विल डिक्रीज, ये गलत बात है, वोल्टेज बढ़ रहा है. तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे एक बार रीड करके सॉल्व करिए. टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर चार्ज टू पोटेंशियल V एंड माइनस V नॉट. These are then connected by means of fine wire. The loss of energy is. दो स्फेयर्स है C और C. चार्ज है इस पे CV, इस पे चार्ज है
माइनस सी वी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल माइनस है। अब इन दोनों को कनेक्ट किया तो इस पर चार्ज हो जाएगा बैलेंस, है ना। यहाँ से चार्ज सी वी बाई टू इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा 0। द लॉस ऑफ एनर्जी इज, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी? ये पूरा चार्ज मान लेते हैं, यहाँ से उठ के इस पे चला गया तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा 0। हाफ सी वी स्क्वायर से हो गया 0, तो एनर्जी लॉस इस पे कितना हुआ? सी वी स्क्वायर बाय 2। इस पे सी वी स्क्वायर था, पोटेंशियल हो गया 0, तो हाफ सी वी स्क्वायर से पोटेंशियल हो गया 0, तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ? सी वी स्क्वायर बाय 2। तो टोटल एनर्जी का लॉस कितना हुआ? सी वी स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? दो स्फीयर थे, एक पे पोटेंशियल था v, एक पे था माइनस v, दोनों को बाद में पोटेंशियल हो गया 0, मतलब चार्ज को कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया? सेम लेवल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0, है ना। तो सी वी हाफ सी वी स्क्वायर माइनस 0, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस 0, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सी वी स्क्वायर। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन याद नहीं करना है हमको। चलिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़िए एक बार और खुद से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं बीच में। चलिए, 18, a positively charged particle is released from rest in uniform electric field. The electric potential energy of the charge, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, है ना। पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो वो जाएगा लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे v और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे v बाय 2 मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे qv और यहाँ पे हो गई qv बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी डिक्रीज हुई है qv बाय 2 से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रिमेन्स अ कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नहीं। इंक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव करने पे डिक्रीज होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसकी घट रही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आप पढ़िए एक बार। फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस distributed in space. A charged object is moved from point A to B. Point A to B. फर्स्ट वाले फिगर में देखते हैं, फर्स्ट वाले फिगर में, है ना। फर्स्ट वाले फिगर में A से B जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का होगा? 20 वोल्ट का, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, ये कुछ जा रहा है 10 से 40 पे, किससे जा रहा है? ये 20 से जा रहा है क्या? सेकेंड वाले केस में ये जा रहा है 20 से 40, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइंस दे रखी है ना, तो इसमें फिगर में दे नहीं रखा है सही से, पर हम इसको मान लेते हैं। सेकेंड फिगर में जो दे रखा है इसको 20 मान लेते हैं, तो 20 से जा रहा है ये 40 पे, तो फिर से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है v का, 20v का। थर्ड वाले केस में ये जा रहा है 20 से 40 पे, फिर से आ रहा है 20 वोल्ट का। अब क्वेश्चन में आगे दिया है द वर्क डन इन वन इज ग्रेटेस्ट। अब डायग्राम देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दूरी जा रहा है तो वर्क डन ज़्यादा होगा, पर ऐसा थोड़ी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क आता है ना, तो पोटेंशियल तो 20 वोल्ट्स का ही हुआ है, तो 20 वोल्ट्स में सबका वर्क क्या हो जाएगा? ऑल वर्क इन 3 केसेस इज इक्वल, आर इक्वल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द वर्क डन इज सेम इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी। सारे ऑप्शन सी लग रहा है मेरे को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। इक्विपोटेंशियल, वापिस से पढ़िए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक लगेगी, इजी क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ो। इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस, ये कलेक्शन ऑफ चार्ज मान लो, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, लाइन नहीं है, डॉट 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 डॉट, ये कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, कुछ भी चार्ज होगा इनका फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस यानी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो किस शेप की होगी, वो किस शेप की होगी। तो जब इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो हम इसको एज अ कलेक्टिव चार्ज को सिंगल चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक कर देंगे, है ना। बहुत बड़ी वाली, जैसे जब हम प्लेन निकालते हैं प्लेन का, जब हम इसके बहुत पास चले जाते हैं तो ये भी इनफाइनाइट शीट की तरह वर्क करती है ना। वैसे ही अगर कलेक्शन ऑफ चार्जेस को अगर ग्रेट डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा। पॉइंट चार्ज का इन्फिनिटी पे, पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो होती है स्फीयर्स, तो इन्फिनिटी पे इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस किस शेप की होगी, स्फीयर्स की। तो स्फीयर्स कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर। किस किस का ये वाला सवाल सही हो गया था, जल्दी से कमेंट में बताना यार, कमेंट करते हो ना तो अच्छा लगता है। 20 वाला ए ऑप्शन किस किसने लिखा था। चलो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी 20 इंटू 0.77 हमने 1 सेकेंड हमने कितने का कर दिया, हाँ 15.4 का हमने अटेम्प्ट कर लिया। इसमें से 15.4 वाले बच्चे नीचे कमेंट में लिखो कि हमारे 20 के 20 क्वेश्चन सही हो गए। 20 क्वेश्चन सही हो गए क्या। इसमें से अगर 13 मार्क्स भी आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा हो, और जिसके कम है वो थोड़ा इम्प्रूव करो। हमारा टारगेट कितने का है आज का, हमारा टारगेट है आज का हमारा टारगेट है 39.27 में से लाने हमको 35 प्लस मार्क्स, है ना। चलो थोड़ा कवर करने की ट्राई करो, अब सारे क्वेश्चन सही करना। क्वेश्चन नंबर हम आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2 small spheres each carrying a charge q are placed r meter apart। तो 2 small spheres carrying a charge q are placed r meters apart। If one of the spheres is taken around the other one in circular path of radius r, the work done will be equal to। वर्क डन, देखो क्या कर रहे हैं, ये इसको सेंटर पे मान के इस वाले को और इस वाले को इसके अराउंड घुमा रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, स्मॉल स्फीयर यानी पॉइंट चार्ज मान लो, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है वो आती है स्फीयर। रेडियस आर पे अगर इसको घुमा रहे हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। तो वर्क डन कितना होगा, 0। और क्या, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी। हमको ऑप्शन बाद में देखना है, पहले क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन में ही आधी चीज़ें तो ऐसे ही पता पड़ जाती है। क्वेश्चन का डायग्राम बनाओगे फिजिक्स में और क्वेश्चन सॉल्व, हमारा आंसर आ गया डी। 22 पे चलते हैं, 22 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर वो रहा। चलिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट O x, y, z ऑल इन मीटर्स, है ना, इन स्पेस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 4x² वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 4x² वोल्ट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1, 0, 2 इन वोल्ट मीटर इज। वोल्ट मीटर में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको पता है E.ds का इंटीग्रेशन होता है V। तो
ई कैसा आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो डी वी बाय डी एस, है ना, ये क्या हो जाएगा ई। हमने माइनस भी लगाया था, है ना, हमने पढ़ा था जब हम चेंज कर रहे थे तो माइनस साइन भी आता है। और ये ई क्या होगा, डेल 4x स्क्वायर बाय डेल एक्स, नेगेटिव डेल y में तो है ही नहीं, तो 4x स्क्वायर डेल y माइनस डेल 4x स्क्वायर डेल z। तो ये दोनों तो हो जाएंगे 0 और ये हो जाएगा माइनस का 8x एट 1,0,2 हमारी आ जाएगी -8 वोल्ट, है ना। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यही तो कह रहा है वो, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसने डायरेक्शन बताई है इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस और 8 यूनिट, तो यही हो गया हमारा आंसर। 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए, ये क्वेश्चन किसने कर लिया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, 23 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए 23 क्वेश्चन, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये वाला क्वेश्चन अब मैं नहीं पढ़ रहा आगे, इसके आगे मेरे को पता पड़ गया इसने क्या पूछा होगा। चलो तुम पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं रहा। वर्क डन 0 आ रहा है, कोई है ऐसा ऑप्शन, वही अपना आंसर। चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then the work done on the charge is 0, the work done by the charge is work is done on the charge, work is done by the charge, और work done is constant। और लास्ट ऑप्शन है हमारा work done is 0, यानी no work is done। ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए 24th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged। hollow metal sphere, ये है hollow, ये है metal और ये है sphere is charged। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है ना। इस चार्ज सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट्स। इसके देखा यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट्स। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, ये कोई क्वेश्चन है। स्फीयर पे अगर 10 है, अंदर यहाँ सेंटर पे बताओ, दिमाग लगाओ, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन इसका आंसर हो गया बी। ये हमने कर दिया बहुत इजीली, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको ऐसे दिमाग लगा के करना है, वहाँ पे अगर सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर करते रह जाना। हमारा आ गया आंसर बी। चलते 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। The electrostatic force between the metal plate of an isolated parallel plate capacitor having a charge Q and area A is, the electrostatic force between a metal plate on an isolated parallel plate capacitor having charge Q। ये Q चार्ज है, इसका C है, एरिया इसका A है ना। ये चार्ज है Q, तो यहाँ पे पक्का होगा -Q, है ना। फोर्स किसके दे रखा है, इसमें दे रखा है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसका फोर्स लिखते हैं, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एप्सिलॉन नॉट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगी। इसको हम अगर ट्रीट करें इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है ये बहुत छोटी होती है इस एरिया के कंपैरिजन में, है ना। तो अगर इसको हम करें तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, और इनटू क्या कहते हैं, चार्ज। तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, Q बाय ए इंटू Q इंटू -Q इसका चार्ज, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा ये
के इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो होता है वो होता है क्यू ई, तो ये हो गया क्यू, ये हो गया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस पे तो कर ही नहीं रहा, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, लीनियरली भी नहीं कर रहा। देखो ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस इसकी डी है, डी का फैक्टर है ही नहीं इसमें, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सही बात है, ऑप्शन सी सही कह रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स, अरे है ही नहीं, ये तो एरिया है ना, डी का है, डी का फैक्टर ही नहीं है, तो डी भी हो गया हमारा रॉन्ग, ऑप्शन सी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26 करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। A capacitor is charged by a battery. The battery is now removed and the another identical uncharged capacitor is connected in parallel. इसको एक बैटरी से चार्ज कर दिया VC, ठीक है, फिर इसको रिमूव करके क्या किया, इसको एक और आइडेंटिकल से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इस पे जो चार्ज होगा Q है ना, वो होगा CV, समझ रहे हो, CV चार्ज होगा। अब इसमें KVL लगाएंगे, ठीक है, तो इस पे था Q1 और इस पे था Q2। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू CV, सही बात है ना, इज इक्वल टू Q, और Q1 और Q2 क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, और ये दोनों आइडेंटिकल है तो 2Q1 इज इक्वल टू Q। Q1 पे चार्ज आ जाएगा Q/2, Q/2 चार्ज हो गया इस पे। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट में Q²/2C माइनस Q हो गया हाफ, तो Q/2 का होल स्क्वायर बाय 2C, इस पे थी पहले 0, अब हो जाएगी 0 माइनस Q/2 का होल स्क्वायर बाय 2C, तो हाफ Q²/2C इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q²/8C 4, ये आ जाएगा Q²/4C, है ना, ये आ गई है फाइनल, और इनिशियल निकालेंगे तो ये आ जाएगी Q²/2C, ये थी इनिशियल। अब इसमें पूछा है द रिजल्टिंग ऑफ द सिस्टम, तो फाइनल अपॉन इनिशियल अपॉन फाइनल करेंगे तो Q²/2C अपॉन Q²/4C, ये गए, ये आ जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ 2, इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 4 नहीं, डिक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 2, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेज बाय द फैक्टर 2, ठीक है, इंक्रीज हो गई है नहीं, हम जब इसका रेशियो लेंगे तब वो बढ़ जाएगा, हाँ, पर ये तो डिक्रीज हुई है बाय द फैक्टर ऑफ 2, ये इनिशियल है, इनिशियल, और ये है फाइनल, तो ये तो डिक्रीज हुई है ना, तो डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन किसको समझ में आया, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, एक कैपेसिटर था, उसमें V बैटरी से कनेक्ट किया, वोल्ट V मान लिया हमने, इसका चार्ज हो जाएगा CV। अब क्या किया, इस बैटरी को हटा दिया और इस पे जो चार्ज था CV, उस पे एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर ऐड कर दिया। अब KVL लगाते तो Q1 प्लस Q2, इन दोनों का चार्ज मिला के जो टोटल चार्ज था उसके बराबर आना चाहिए। Q1 और Q2 सेम आएंगे क्योंकि C सेम है और पोटेंशियल इनका जब कनेक्ट करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया कि Q फाइनल जो आएगा इस पे वो कितना आएगा, Q/2, Q कितना था CV, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा CV/2, है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम उनका एनर्जी निकालनी है, तो Q²/2C, मतलब इस पे पहले कितनी थी और बाद में कितनी, इस पे 0 थी और बाद में इतनी हो गई, अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा Q²/4C। हमने जब इसका रेशियो लिया तो आया ये 2, यानी ये डिक्रीज हो रही है बाय द फैक्टर ऑफ
2। रेशियो नहीं लेंगे तो भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि पहले इतनी थी और बाद में इतनी हो गई। पहले q²/2c थी, फिर q²/4c हो गई है, तो यानी डिक्रीज हुई है बाय द फैक्टर ऑफ 2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और हम करते हैं 27, हम करते हैं 26 को इरेज। जितने आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपने कर लिया होगा, जिससे नहीं हुआ है वो एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 27, अ कंडक्टर विद अ पॉजिटिव चार्ज is always at positive potential, is always at zero potential, is always at negative potential. A conductor with positive charge, पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल कहाँ पे होगा? तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये कंडक्टर है, इसके बाहर एक और कंडक्टर बना दे, तो इसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? ऐसा हम कुछ फिक्स नहीं कह सकते ना। मतलब अब इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू होता है तो इस पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। ये अनचार्ज है, न्यूट्रल है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या, यहाँ पे माइनस क्यू क्या आएगा और यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, तो इसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर हमने माइनस क्यू ले लिया तो यहाँ पे प्लस क्यू आएगा और यहाँ पे माइनस क्यू, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर हमने इसको न्यूट्रल रख दिया है ना, तो इस पर कोई चार्ज इंड्यूस ही नहीं होगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो। हो सकता है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ गया। फिगर शोज दैट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई ए एंड ई बी। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज आर। तो अब हमको बताना है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, या ए कितना है बी कितना है। तो यार हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते ए बी में रिलेशन, पर हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाता है। तो जहाँ पे डेंस लाइन आ रही है, डेंस लाइन जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज़्यादा, और जहाँ पे भी कम मतलब रेयर लाइन्स आ रही है फील्ड की, तो वहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी से। किसने ये कर लिया था खुद से? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 चलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। Which of the following options are correct? If a conductor has a potential of V is equal to 4 0 and there are no charges, 4 0 क्या है? No charges anywhere else outside. ये क्या लैंग्वेज लिखता है पता नहीं। Then there must, ये तो वही क्वेश्चन आ गया शायद, है ना? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। चलो इसमें शायद लैंग्वेज सही दे रखी है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इफ ए कंडक्टर हैज अ पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल अगर V है, अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे भी V है। एंड देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर एल्स आउटसाइड, मतलब एनी इसके ऊपर कहीं चार्ज नहीं है, खाली बाहर चार्ज हो सकता है। देन देयर मस्ट नॉट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड, सरफेस और इनसाइड पे चार्ज नहीं होना चाहिए। तो सरफेस पे और इनसाइड पे चार्ज, सरफेस पे होगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना?
तो ये तो ए ऑप्शन हो गया गलत। देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, तो इन द बॉडी अगर अंदर होगा तो भी इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, तो उसकी वजह से भी इसके पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, और उस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि अंदर नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, इस पे सरफेस पे भी होगा तो भी बढ़ेगा। देयर मस्ट बी चार्जेस इनसाइड द सरफेस, मस्ट तो होगा ही नहीं, है ना, अगर होगा तो फिर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो पहले जो क्वेश्चन आया था वो भी यही था, उसमें लैंग्वेज थोड़ी गंदी दे रखी थी, इसमें सही दे रखी है। चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। ऑप्शन ए दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ऑप्शन सी दे रखा है देयर कैन बी अ चार्ज इनसाइड द रीजन। ऑप्शन डी दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड शेल नेसेसरी चेंज इफ द चार्ज इज लोकेटेड। चलिए ऑप्शन ए से चेक करते हैं। कांस्टेंट पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं उस रीजन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। ये याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, V हाई और V लो, ये याद कर लो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए जीरो। देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, अब इसमें चार्ज होगा तो फिर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो सी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। डी देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड शेल नेसेसरीली चेंज इफ चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द रीजन। अब रीजन के बाहर रखोगे तो भी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड शेल नेसेसरी चेंज इफ चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द रीजन। आउटसाइड द रीजन, तो रीजन के बाहर रखो चाहे नहीं रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी, है ना। तो ऑप्शन डी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अगर रीजन में अगर यहाँ पे पॉजिटिव रखा और यहाँ पे नेगेटिव रखा तो नहीं भी आ सकती है, तो मस्ट नहीं है, नेसेसरीली नहीं है। अगर में होता तो हो जाती, तो ऑप्शन डी भी हो गया गलत, क्योंकि अगर इंग्लिश में, अब ये ऐसे क्वेश्चन में इंग्लिश ही काम आती है, नेसेसरीली लिख दिया तो गलत हो गया, यहाँ पे में लिखता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। 31 तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हो रहा। चलिए, 34 ड्रॉप्स ईच ऑफ हैविंग अ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V। सिक्सटी 64 ड्रॉप्स जो है उनकी जो कैपेसिटी है वो है C और पोटेंशियल है उनका V। are combined to form a big drop if the charge on a small drop is Q। अच्छा एक सेकेंड, 64 ड्रॉप्स का चार्ज जो है वो है Q और कैपेसिटी है इनकी C और पोटेंशियल है इनका V, है ना। देन द चार्ज, तो चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, तो 64 इंटू Q इज इक्वल टू Q डैश, बड़ी वाली ड्रॉप पे। तो यही तो पूछा है 64Q, इसमें क्या करना था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आ गया आंसर। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं तो सोच रहा था अब करना क्या है इसमें, हो गया ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द रेडियाई ऑफ टू मेटेलिकल स्फीयर्स A and B are R1 and R2 respectively. They are connected by a thin wire and the system is given a certain charge. Two metallic sphere are R1 and R2. R1 is बड़ा देना R2, ये R1 ये R2। मेटेलिक स्फीयर, they are connected by thin wire, thin wire से कनेक्ट कर दिया। the charge will be greater। अच्छा देखो, जब ऐसा हो जाता है ना, तो जब इस पे चार्ज होता है Q1 और ये हो जाता है Q2, तो Q1 प्लस Q2 जो है ये बढ़ जाते हैं। Q1 पे जो चार्ज आता है ये होता है Q1, मतलब जो बाद में जो चार्ज होगा ना, एक तो चार्ज कंजर्व होगा,
Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके सरफेस एरिया के बराबर, है ना। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr1², है ना, इंटू Q1 प्लस Q2। Q1 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना, और Q2 डैश जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4πr2², है ना। तो चार्ज जो बटेगा इन पे वो बटेगा Q1/Q2 इज इक्वल टू 4π, यहाँ लिख देता हूँ, Q1 और Q2 इस पे चार्ज बढ़ता है R1² अपॉन R2²। तो Q1 पे ज़्यादा होगा तो सरफेस ऑन द स्फीयर A, इस पे चार्ज ज़्यादा होगा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। यही बताना था कि चार्ज किस पे ज़्यादा होगा। समझ गए ना, देखो हमने यहाँ डिराइव भी कर लिया, ठीक है। शायद बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई थी, पर मैं देखो वापस समझा देता हूँ। Q1 और Q2 दो स्फीयर्स है ना, इस पर पूछा है कि सर जब ये कनेक्ट कर देंगे तो इस पर ज़्यादा चार्ज किस पे आएगा, तो वो रेडियस के प्रोपोर्शन में हमने निकाला कि Q1 पे जो चार्ज आएगा वो प्रोपोर्शनल टू उसके सरफेस एरिया के बराबर आएगा। तो Q1 अपॉन Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1² अपॉन R2²। तो R1 बड़ा है तो इस पे ज़्यादा चार्ज आएगा, इतना से पूछा है क्वेश्चन में, तो आ गया हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 33 पढ़ो आप। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 6 mm। इसको तो बनाना पड़ेगा। चलो एक बार आप ट्राई करो इसको। ये पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में है 6 mm का गैप। इफ ग्लास प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9, ये ग्लास प्लेट है, इसका K जो है इज इक्वल टू 9 है, और इसकी जो विड्थ है ये है 4.5 mm। इसको अगर इंसर्ट करते हैं तो द कैपेसिटी विल बिकम, यानी इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस इसका किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, है ना। और C इज इक्वल टू कितना होता है, ε0 A/d। चलिए अब इसमें C मीडियम और अपॉन C एयर, इसको कैसे निकालते हैं। देखो C एयर इसका लिखेंगे हम कैपेसिटेंस इसके साथ, तो ε0 A बाय, इसमें D में तो है यही माइनस T इसकी थिकनेस, है ना। D माइनस T में तो एयर है इंटू 1। उसके बाद ऐड करेंगे T, इसकी जो थिकनेस है बाय K। सही है, बिल्कुल सही है। और अपॉन में एयर। चलिए तो इसको अपॉन इसको करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में D माइनस T प्लस T/K, और ये आ जाएगा D, क्योंकि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। समझ रहे हो ना, यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे मीडियम का ये और इसका ये। D माइनस T इंटू 1 क्यों किया, यहाँ पे अपॉन 1 आएगा, यानी ε0 को अगर नीचे ले आएंगे तो ऐसा देखो ε0 A/d होता है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ε0 A या फिर A/d इंटू 1/ε0 ε0 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो यही लिखा है, यहाँ पे अपॉन में 1 आएगा, तो T/K ε0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है,
अब इसमें क्या पूछा है, अब इसमें डालते हैं सी ऑफ एयर कितना है 1 है ना, 1 ही है शायद। कैपेसिटेंस ये तो दिया हुआ है, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। डी है इसमें 6, इसको करेंगे कैंसिल तो ये आएगा 1.5 mm और ये आ जाएगा 4.5/9, ठीक है। 3/2 + 1/2 अपॉन ये, इसको इक्वल टू करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 3 टाइम्स। समझ में आ गया। इसमें यहाँ पे निकाला मीडियम का, यहाँ निकाला एयर का, यहाँ समझा दिया कि कैसे आया वो अपॉन में के, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही तो बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 3 charges Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of equilateral triangle of side L as shown. The net electrostatic energy of the system is 0. Then the Q is. करिए, सॉल्व करिए एक बार। मैं तो कर लिया। 34 ही है ना, हाँ ये देखो Q और Q। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R, ये L और ये L, तो Q/L प्लस KQ/L प्लस KQ²/L, ये दिया हुआ है 0, यहाँ से L कैंसिल, K कैंसिल, Q से एक Q कैंसिल, 2Q इज इक्वल टू माइनस Q इज इक्वल टू -Q/2। ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी, ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। 35th क्वेश्चन आप ट्राई करो जितने 35th क्वेश्चन, चलो ट्राई करो। Two metal plates from a parallel plate capacitor. The distance between the plates is d. A metal sheet of thickness d/2 and the same area is introduced between the plates. The ratio of capacitance of the two cases. Same question है, C medium upon C air। हमने अभी लिखा था d upon d minus t plus t/k, ठीक है। मेटल शीट का कैपेसिटेंस होता है इनफाइनाइट, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0, d अपॉन d/2, तो C मीडियम हो जाएगा C एयर इक्वल टू 2, तो C मीडियम हो जाएगा 2C ऑफ एयर, तो ये हो जाएगा हमारा 2:1। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अरे क्या 5:1, नहीं, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए इसमें मेरे कुछ मिस्टेक दे रखी है, प्रिंटिंग मिस्टेक, आपके सही कर देंगे। चलो ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, बहुत लंबा क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36. A capacitor is charged by using a battery which is then disconnected. The dielectric slab is then slipped between the plates such in which results in reduction of charge on the plates and increase of potential difference across the plates. Increase in the potential difference across the plate, reduction in stored energy but no change in the charge on the plates. Decrease in potential difference across the plates, reduction in stored energy but no change in charge on the plate. ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो कम हो गई, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जब कनेक्ट करते हैं या जब डाइलेक्ट्रिक इसमें आ जाता है तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द प्लेट्स वो डिक्रीज हो जाता है. और रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी, तो जब पोटेंशियल कम होगा तो स्टोर्ड एनर्जी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि सी जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो सही बात है. पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी. उल्टा लिख दिया इसने, इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये तो गलत है. पोटेंशियल इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क, नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा. शायद ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो ये वाला तो सही होना ही चाहिए था. देखो रिपीट हो रहे क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. 38 क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया. चलो आंसर बताओ. जिसको पहले नहीं आता था, जिसका पहले सेकंड वाला क्वेश्चन था, ये मेरे को याद है. सेकंड क्वेश्चन आज जिसका गलत हुआ था, सही आंसर बताओ. इसका ऑप्शन था सी, ऑप्शन सी था वहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी सी है, जूल पर कूलम्ब. 39 भी सेम है और 40 भी सेम है. ये क्या चीज़ है? 39 भी सेम हो गया और 40 भी सेम हो गया. चलो 39 का बता दो. हमने किया था, जिसका भी गलत था ना, देखो बताओ. हमने बनाया था यहाँ पे वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस एट अ पॉइंट फ्रॉम एक्स. ये पॉइंट यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी से लाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे आने में डब्ल्यू लगा, तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ? इसका पोटेंशियल होता है डब्ल्यू. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ये तो 39 डब्ल्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 40 है, ये तो शायद सबका सही हुआ था, है ना? तो इसका ऑप्शन डी था, 40 वाला कर दिया हमने. चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी शायद सेम है. क्या हो रहा है ये? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए. फ्री फोकट के नंबर मिल गया मतलब आज तो, पता नहीं क्या मिस्टेक हुई है. चलिए ऑप्शन डी था इसका आंसर. अब इसमें क्या, विल बी क्राउडेड नियर द शार्प एजेस, है ना? विल बी इक्वली स्पेस्ड, ये तो हमने किया ही था. आज के क्वेश्चन है ऊपर किया हुआ है. यार ये सब क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 42 भी रिपीटेड है. क्या गलती कर दी रे? क्या आगे सारे रिपीट कर रखे हैं? चलो फिर आगे डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है. देखो 42, 43 है ना, सारे रिपीटेड है. ट्राई कर सकते हो. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51. पता नहीं सारा आधे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गए. 51 में से 15 क्वेश्चन ऐसे ही है. चलो 42 देख लो एक बार. 42 इसका आंसर बताओ. सॉल्व करो, आंसर बताओ. आंसर था इसका डी. चलो बहुत बढ़िया. 43 करो. जिसके जो भी गलत हुए 43 करो. 43 सी कर लेना यार अब खुद, है ना? चलो मन ही खराब हो गया.
पता नहीं टेक्नीशियन ने क्या मिस्टेक कर दी। चलो तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही रखता है ना। इसको वीडियो एडिट करेंगे तब क्वेश्चन तो शो कर दूंगा आपको। कहाँ थे ये 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 देख लो सारे सेम है ना। यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन तो लगभग सारे सेम है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप अगर अभी वन शॉट वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियोस जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है, आपको जाना पड़ेगा चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे 15 डेज स्ट्रेटेजी करके बता रखा है। ठीक है, तो वो देखिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो MCQ सीरीज़ है वो जल्दी आ जाएगी। थोड़ा ये डिले हो रहा है क्योंकि ये नया कंसेप्ट लाए हैं, आधे पे मतलब क्वेश्चन आ जाए ताकि लिखना नहीं पड़ता और समझ में भी आ जाता है क्वेश्चन और आधे पे सॉल्व कर लेते। तो इसको एडिट करने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, पहले इसका PDF बनवाना पड़ता है ना। तो आप देखते रहिए। आपका जो 6 तारीख से जो आपका जो ये जो कोर्स है हमारा वो तो 1 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा और 6 तारीख से जो है वो आपकी मॉक टेस्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मॉक टेस्ट जो होगा वो बड़े लेवल पे हो सकेगा। ठीक है, तो आपकी जो रैंक है वो पता पड़ सकेगी कि हम इतने बच्चों में इतनी कहाँ पे आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।